So hi everyone, this is Saurabh Thakur and let me tell you something about myself. So I work as an assistant professor in the Department of Higher Education हिमाचल प्रदेश और UGC नेट की मैं आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करवाता हूं। तो हमारी जो ये सीरीज चली थी लिटरेरी क्रिटिसिज्म पे, I also provide you notes on literary theory, criticism, cultural studies, a major works list. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपने वो नोट्स लेने हैं। तो जो क्रिटिसिज्म के कुछ लेक्चर्स बाकी है वो मैं कंप्लीट कर रहा हूं। आज हम बात करने वाले हैं जॉन लॉक के बारे में। जॉन लॉक भी एक बहुत अच्छे फिलोसोफर थे हमारे, ठीक है। तो उनके बारे में बात करते हैं। जॉन लॉक, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। ओके, जॉन लॉक ताला लगा देते थे ये लोगों की जुबान पे जब ये बोलते थे। तो वॉज एन इंग्लिश फिलोसोफर थे एंड फिजिशियन, वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑफ एनलाइटनमेंट थिंकर। हाँ जी, तो ये एनलाइटनमेंट एज के एक बहुत ही बड़े थिंकर और एक फिलोसोफर थे एंड कॉमनली नोन एज द फादर ऑफ लिबरलिज्म। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको कहीं पूछा जाए, हु इज नोन एज द फादर ऑफ लिबरलिज्म, तो वो आपका आंसर होगा जॉन लॉक। थोड़े से इनके दो तीन इनके जो मेजर आइडियाज है और कुछ मेजर वर्क्स होंगे उनकी भी बात करेंगे। तो अगर बात करें हम आगे, तो लॉक्स फिलोसफी हैज बीन एंड्योरिंग एंड वाइड स्प्रेड इन इट्स इन्फ्लुएंस। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ क्लासिकल ब्रिटिश एम्पिरिसिज्म। एम्पिरिसिज्म क्या है, मैंने पिछले लेक्चर्स में भी आपको समझाया है। एम्पिरिसिज्म एंड रैशनलिज्म जो है हमारा है, एम्पिरिसिज्म होता है व्हेन वी फोकस ओनली ऑन द परसेप्शन, द सेंसरी एक्सपीरियंस ऑफ समथिंग। जैसे कि हम कोई चीज एक्सपीरियंस करके सीखते हैं, जब हम उस बारे में बात करते हैं कि जो कुछ भी हमने आज तक सीखा है वो देख के, समझ कर, ऑब्जर्व करके सीखा है, तो उसे हम कहते हैं एम्पिरिसिज्म। रैशनलिज्म है जब हम बिल्कुल फैक्ट्स, आइडियाज, साइंस की बात करते हैं, उसे हम कहते हैं, लॉजिक की बात करते हैं, उसे हम कहते हैं रैशनलिज्म। तो एम्पिरिसिस्ट था ये जॉन लॉक, ये आपने ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। देखो वैसे तो मेजर बुक्स बहुत है, लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ इसकी। मुझे जो लगता है कि आपको ये बुक का तो पता होना ही चाहिए विद पब्लिशिंग ईयर। यू शुड रिमेंबर द पब्लिशिंग ईयर्स बिकॉज ये पूछा जाता है आपकी यूजीसी नेट के एग्जाम में। एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के बारे में थोड़ा बहुत ये बात करेंगे। और 1690, प्लीज रिमेंबर द पब्लिशिंग ईयर, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे चलते हैं। Locke's most important work, Essay Concerning Human Understanding, 1690, immediately won for him a high reputation amid some opposition। थोड़ा सा इसका अपोज भी हुआ, लेकिन काफी फेमस इसका ये वर्क हुआ और इससे जॉन लॉक को भी बहुत ख्याति प्राप्त हुई। तो दिस वर्क कंसर्न्स द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि ह्यूमन नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात करते हैं। इट फर्स्ट अफेयर, वैसे सबसे पहले 1689 में आया था, पर इसकी आप डेट 1690 ही रखिए क्योंकि यही मानी जाती है विद द प्रिंटेड टाइटल। ये ठीक है। ही डिस्क्राइब्स द माइंड एट बर्थ एज अ ब्लैंक स्लेट। अब इस वर्क में इसने एक बात की है, टेबुला रासा। What is tabula rasa? ब्लैंक स्लेट। जैसे कि ये वाला ब्लैंक स्लेट है ना हमारे पास, तो जब हम पैदा हुए थे तो हम इस तरह के एक ब्लैंक स्लेट थे। फिर हमने जब चीजों को देखा, चीजों को समझा, तो हमने कुछ ना कुछ लिखना उस पर शुरू किया। मतलब कि जैसे जैसे हम बड़े हुए तो हमने देखा कि कुछ चीजों को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, सेंसरी एक्सपीरियंस है, कोई नॉलेज हम ले रहे हैं, तो हमारे दिमाग में वो चीजें लिखी जा रही है। ठीक है, आज अगर आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है या फिर आप उसके लिए पढ़ रहे हैं, अगर आप कुछ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपने कुछ ना कुछ पढ़ा है, आपके दिमाग में वो चीज लिखी गई है। ठीक है, तो वो है टेबुला रासा। तो जॉन लॉक का मानना था कि जो एक इंसान होता है, जब वो पैदा होता है तो एक खाली स्लेट होता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। उसके बाद वो जो कुछ भी सीखता है, जो कुछ देखता है, उसमें वो चीजें लिखी जाती है। फिल्ड लेटर थ्रू एक्सपीरियंस, जो उसके एक्सपीरियंस होते हैं उससे ये जो स्लेट है वो भरा जाता है। चलो आगे चलते हैं, इसको डिटेल में बात करेंगे, टेंशन नहीं लेनी है। द एसे वाज वन ऑफ द प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ एम्पिरिसिज्म। एम्पिरिसिज्म का एक सोर्स था ये एसे इन मॉडर्न फिलोसफी एंड इन्फ्लुएंस्ड मेनी फिलोसफर्स को इन्फ्लुएंस किया, जैसे कि डेविड ह्यूम है और जॉर्ज बर्कले। जो मेरे लिटरेरी क्रिटिसिज्म के नोट्स है उसमें मैंने डेविड ह्यूम, बर्कले और हीगल, ऐसे सभी लोगों को मैंने कवर किया है। लेक्चर्स में उन्हीं पे बनाता हूं जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मेजर जिनके आइडियाज हैं। अगर आप नोट्स लेते हो तो उसमें आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से दी होगी और इससे भी थोड़ा ज्यादा डिटेल में दिया होगा। तो बुक 1 जो है इस वर्क की, वो क्या बात करती है? अटेम्प्ट टू रिफ्यूट द रैशनलिस्ट नोशंस ऑफ इनेट आइडिया। रिफ्यूट मतलब कि किसी चीज का अपोज करना। तो जो ये रैशनलिस्ट मैंने आपको बताया, ऑब्वियसली एम्पिरिसिज्म के अगेंस्ट है रैशनलिज्म। तो रैशनलिस्ट जो नोशंस है, आइडियाज है, इननेट आइडियाज, जो कि आइडियाज हमारे अंदर होते हैं, रैशनलिस्ट
जो लोग होते हैं उनका उस चीज को देखने का एक अलग नजरिया होता है, एम्पिरिसिस्ट का एक अलग नजरिया होता है। तो इसने उन चीजों को रिफ्यूट किया है, अपोज किया है रैशनलिस्ट आइडियाज को। ठीक है, पहली बुक में। बुक सेकंड सेट्स आउट लॉक्स थियरी ऑफ आइडियाज। दूसरी बुक में इसके आइडियाज की थियरी के बारे में बात हुई है, इंक्लूडिंग हिज डिस्टिंक्शन बिटवीन पैसिवली अक्वायर्ड सिंपल आइडियाज। ठीक है, तो पहली चीज ये बात करता है पैसिवली जो अक्वायर्ड सिंपल, जो कई आइडियाज जो हम पैसिवली अक्वायर करते हैं, यानी कि हमें ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, हम उसे ग्रहण कर लेते हैं। सच एज रेड स्वीट राउंड, रेड कलर दिखता है तो हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, हमें दिख जाता है कि हाँ ये लाल रंग है। कोई चीज स्वीट है तो हमें पता लग जाता है स्वीट है, कोई चीज गोल है तो पता लग जाता है देख के कि गोल है। मतलब पैसिवली हम इन चीजों को, इन आइडियाज को अक्वायर कर सकते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स आइडियाज जो है, देखो एक पैसिव हो गया, एक कॉम्प्लेक्स हो गया। कॉम्प्लेक्स आइडियाज जैसे कि नंबर्स है, नंबर्स को समझने के लिए हमें अपने दिमाग पर जोर डालना होता है। किसी चीज के कॉजेज और इफेक्ट्स जब हमें जानने होते हैं, उसके लिए भी हमें बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करना पड़ता है, पॉन्डर करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एटसेट्रा, तो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं विच इज बियॉन्ड फिजिकल वर्ल्ड, जो कि फिजिकल नहीं होता है, जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं और इमेजिन कर सकते हैं। तो इन चीजों को जब हमें समझना होता है तो वो उसको कहा है इसने कॉम्प्लेक्स आइडियाज। ठीक है, जो ये सारे आइडियाज ये होते हैं कॉम्प्लेक्स आइडियाज। जो पैसिव आइडियाज होते हैं, जो पैसिवली हम अक्वायर कर सकते हैं, वो होते हैं रेड स्वीट राउंड। तो बुक 2 में इसकी बात की है, थोड़ा थोड़ा ये आपने याद रख लेना है। हाँ जी, तो टेबुलर राशि की हम अच्छे से बात करते हैं। अब हम बात करते हैं ब्लैंक स्लेट की। ये ब्लैंक स्लेट तो मैंने पहले बना ही दिया था। तो इट इज द थियरी दैट इंडिविजुअल्स आर बोर्न विदाउट बिल्ट इन मेंटल कंटेंट। इस थियरी का मानना है, जो कि जॉन लॉक बात करता है, कि इंसान जब पैदा हुआ था तो कोई भी मेंटल कंटेंट, यानी कि उसके दिमाग में कोई भी कंटेंट नहीं था, इनबिल्ट कुछ भी नहीं होता है, वो अक्वायर किया जाता है ना। अ वुमन इज नॉट बॉर्न अ वुमन बट रादर बिकम्स अ वुमन। वही वाली बात है कि कोई भी वुमन या फिर मैन पैदा नहीं होता है, बल्कि उसको वुमन या फिर मैन बनाया जाता है। तो वही वाली चीज है जो यहां पे भी बात हो रही है। एंड देयरफॉर ऑल नॉलेजेस, ऑल कहां गया ये, गायब क्यों हो जाता है मैं बीच बीच में, बहुत पतला है ना, कोई बात नहीं। ऑल नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस और परसेप्शन। जितनी भी नॉलेज है वो हमारे एक्सपीरियंस से या फिर परसेप्शन, जो हमारा नजरिया है चीजों को देखने का, ऑब्जर्व करने का, उससे सारी नॉलेज निकल कर आती है, इसका ये मानना है। लॉक पोस्टुलेटेड दैट एट बर्थ द माइंड वाज अ ब्लैंक स्लेट और टेबुला रासा, कंट्री टू कार्टेशियन, मतलब कि डेकार्टी फिलॉसफी, इसका भी मैंने कवर किया है, बेस्ड ऑन प्री एग्जिस्टिंग कंसेप्ट। देखें तो जो कार्टेशियन फिलॉसफी है वो कहता है कि प्री एग्जिस्टिंग कंसेप्ट जो होते हैं उस पे हमारी नॉलेज कहीं ना कहीं बेस होती है, जो कि बिल्कुल अपोजिट बात है। ही मेंटेन दैट वी आर बोर्न विदाउट इनेट आइडियाज, है ना, हमारे अंदर कोई इनेट आइडियाज नहीं होते हैं, लेकिन कार्टेशियन थोड़ा अलग बोलता है। एंड दैट नॉलेज इज इंस्टेड डिटरमिन्ड ओनली बाय एक्सपीरियंस, ओनली बाय एक्सपीरियंस, सिर्फ एक्सपीरियंस से ही एक्वायर की जा सकती है नॉलेज, डिराइव्ड फ्रॉम सेंस परसेप्शन, कंसेप्ट नाउ नोन एज एम्पिरिसिज्म, जिसकी मैंने बात कर ही ली है। ठीक है, आगे चलते हैं। लॉक स्टेटेड दैट, इसकी एक कोटेशन है, बहुत अच्छी सी मुझे लगी। वट एवर आई राइट एज सून एज आई डिस्कवर इट नॉट टू बी ट्रू, कि जो भी मैं लिखता हूं, जैसे ही मुझे यह पता चलता है कि यह सही नहीं है, माई हैंड शैल बी द फॉरवर्डेस्ट टू थ्रो इट इनटू द फायर, कि मेरा जो हाथ है वो पहला ऐसी चीज होनी चाहिए जो एकदम से उस लिखे हुए को जला दे, मतलब कि खत्म कर दे। तो मतलब इसके बोलने का मतलब है कि अगर मैं कुछ भी लिख रहा हूं और वो गलत है तो मुझे वो लिखना नहीं चाहिए। यानी कि जब हम किसी चीज को एक्सपीरियंस करते हैं तो सही चीज वही है जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ठीक है, अगर कुछ भी हमें बीच में गलत लगता है तो हमें उसके साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। तो ये कोटेशन कहीं हो सकता है पूछी जाए। तो सच इज वन एग्जांपल ऑफ लॉक्स बिलीफ इन एम्पिरिसिज्म। ठीक है, आगे चलते हैं। लॉक्स फंडामेंटल एंडेवर इज टू शो हाउ क्लोजली, अच्छा लैंग्वेज के बारे में थोड़ी सी बात करता है। इसका जो फंडामेंटल एंडेवर था, मतलब कि सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट इसका जो मकसद था, उसका था कि इसको शो करना है दैट हाउ क्लोजली लैंग्वेज इज कंसर्न विद द प्रोसेस ऑफ थॉट, कि कितना क्लोजली लैंग्वेज जो है जुड़ी हुई है थॉट के प्रोसेस से। ठीक है, एंड देयरफॉर टू अर्ज द नीड टू यूज लैंग्वेज इन द मोस्ट प्रिसाइज वे सो एज टू अवॉइड अननेसेसरी कंफ्यूजन इन आवर कंसेप्ट, कि हमें लैंग्वेज को बहुत अच्छे तरीके से यूज करना चाहिए जिससे कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, एक बहुत ही प्रिसाइज वे में हमें उसे यूज करना चाहिए। तो लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा ये बोलता है, तो मुझे लगा थोड़ा आपको बताना चाहिए, तो मैं इसको क्रक्स आपके लिए लेकर आया हूं। आगे चलते हैं। हाँ जी, ये इंपॉर्टेंट है और मजेदार भी है, थोड़ा ट्रिकी भी है। विट एंड जजमेंट, विट एंड जजमेंट के बारे में बात करता है जॉन लॉक। विट बोले तो मेटाफर,
मतलब समझने के लिए मैंने लिखा है ये कि विट आप मेटाफर से समझ सकते हैं और जजमेंट को एल्यूजन से। मैं समझाता हूं कैसे। लॉक मेक्स हिज फेमस डिस्टिंक्शन बिटवीन टू फैकल्टीज, ठीक है, टू फैकल्टीज, विट एंड जजमेंट। अब समझते हैं विट क्या है। किसी भी कोई एकदम से जब हम किसी चीज का जवाब देते हैं और बहुत क्लेवरली हम रिस्पॉन्ड करते हैं, जब अब अपने आइडियाज को एकदम से इकट्ठा करके एकदम से हम कोई ऐसी बात बोल देते हैं जिसका कोई तोड़ नहीं होता है, मतलब कि बहुत ही श्रीउड, उसे विट कहते हैं। और जजमेंट तो आपको पता ही है। तो men who have a great deal of wit and prompt memories have not always the clearest judgment or deepest reason। अब ये क्या बोलता है कि जो लोग जिनके पास बहुत अच्छी विट होती है, हैव नॉट ऑलवेज, उनके पास क्लियर जजमेंट कभी भी नहीं हो सकती, ना ही कोई डीपेस्ट रीजन उनके पास हो सकता है। अब इसका भी रीजन है क्यों नहीं हो सकता है, समझो। फॉर विट लाइंग मोस्ट इन द असेंबलेज ऑफ आइडियाज, मतलब कि विट में इंसान आइडियाज को असेंबल करता है, इकट्ठा करता है, एंड पुटिंग दोज टुगेदर विद क्विकनेस एंड वेराइटी, और उनको इकट्ठा करके उन्हें पेश करता है क्विकनेस के साथ और वेराइटी के साथ, वेयर इन कैन बी फाउंड एनी रिजेंबलेंस और कंटिन्यूटी। मतलब कि जब आप बहुत सारे आइडियाज को एक साथ इकट्ठा करके उनको इकट्ठा करके कुछ आगे बात रख रहे हो, तो कहीं ना कहीं उसमें रिजेंबलेंस तो आएगा, यानी कि कंफ्यूजन कहीं ना कहीं क्रिएट हो रही है। आप मिलती जुलती चीजों को इकट्ठा कर रहे हो और उसी से कोई आइडिया एक क्रिएट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो जो आइडियाज है उसमें एक प्रॉपर सेपरेशन नहीं हो पाती, मतलब कि उसमें कंफ्यूजन रह जाती है, उसमें कोई ना कोई सिमिलैरिटी, रिजेंबलेंस रह जाती है। तो ये जो रिजेंबलेंस ऑफ आइडियाज है, इसकी वजह से क्लियर जजमेंट नहीं आ पाती, एक इंसान क्लियरली जज नहीं कर सकता, ठीक है। अब जजमेंट को समझते हैं, इसी का अपोजिट जो ये कहता है, ऑन द कंट्रेरी लाइज क्वाइट ऑन द अदर साइड इन सेपरेटिंग। हाँ, तो जजमेंट जो है इसमें हम देखो, जब भी कोई जज होते हैं ना किसी शो में, तो अगर कोई डांस कर रहा है तो उस डांस को वो जज करेगा, यानी कि वो सेपरेटली केयरफुली सेपरेट करेगा उसके जितने भी मूव्स हैं, वो बताएगा कि आपने वो वाला जो मूव किया था वो बेकार था, ये वाला जो आपने मूव किया वो अच्छा था, मतलब कि उसने क्लियरली सेपरेट कर दिया। अब विट में ये कहता है कि उसमें हम सेपरेट नहीं कर पाते आइडियाज को, लेकिन जजमेंट में हम करते हैं। वन फ्रॉम अनदर आइडियाज वेयरइन कैन बी फाउंड द लीस्ट डिफरेंस, thereby to avoid being misled by similitude and by affinity to make one thing for another। तो इसमें क्या होता है कि अवॉइड किया जा सकता है being misled, कि भाई मिसलीड ना हो हम सिमिलिट्यूड की वजह से। सिमिलिट्यूड का मतलब होता है सिमिलैरिटी, ठीक है। तो कोई भी सिमिलैरिटी उसमें नहीं आती हमारे आइडियाज में, और हम मिसलीड भी नहीं होते हैं। अफिनिटी भी होता है, क्लोजनेस टू टेक वन थिंग फॉर अनदर, जब हम एक चीज के लिए दूसरी चीज। अब मेटाफर क्या है, मैंने बोला यू आर लाइक अ स्टार, है ना, या फिर यू आर अ स्टार, यू आर अ लायन, ठीक है। तो मतलब कि मैंने आपकी जो क्लोजनेस है, मतलब आपका जो बिहेवियर है, आपकी पर्सनैलिटी एक स्टार की तरह है, एक शेर की तरह है, तो मैंने वहां पे वो वर्ड यूज कर लिया, है ना। तो यहां पे क्या है कि रिजेंबलेंस है, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होगी कि यार इंसान शेर कैसे हो सकता है, ऐसा भी क्या है, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन जजमेंट में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जजमेंट है अल्यूजन। अब अल्यूजन जो होता है वो होता है संकेत। अब संकेत हम किस चीज को करते हैं, जिस चीज की तरफ हम संकेत करते हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक होता है, ठीक है। अगर मेरे सामने 4 लोग खड़े हैं, मैं किसी को इशारे में संकेत कर रहा हूं कि उसको मारना है थप्पड़, उस बंदे को, तो मैंने संकेत कर दिया ना उसकी तरफ, स्पेसिफिक हो गया ना, खल्लास, सुपारी दे दी, अपने बंदे को बोला, बंदा चक दिया, हो गया काम। तो मतलब कि जो जॉन लॉक कह रहा है ना, उस हिसाब से मैं ये समझ पा रहा हूं जो मैं आपको समझा रहा हूं, है ना, इस वक्त। तो ये है विट एंड जजमेंट, कि विट में रिजेंबलेंस होती है, आइडियाज को हम इकट्ठा करते हैं फिर हम कुछ देते हैं। जजमेंट में हम आइडियाज को केयरफुली सेपरेट करते हैं और एक प्रॉपर जजमेंट के साथ हम आते हैं। चलो जी आगे, द डोमेन ऑफ पोएट्री। अब इसने थोड़ा सा पोएट्री और फिलोसफी से विट और जजमेंट को कंपेयर किया है, या फिर मैं कहूं तो एसोसिएट किया है। द डोमेन ऑफ पोएट्री इज गवर्न्ड विद विट। ये बोलता है कि पोएट्री जो है ना वो विट के द्वारा गवर्न की जाती है। कैसे? विच सीज आइडेंटिटीज एंड अफिनिटीज बिटवीन डिस्पैरेट थिंग्स, मतलब कि जो डिससिमिलर थिंग्स है उसके बीच में सिमिलैरिटीज ढूंढते हैं पोएट्स, हम पोएट्री लिखते हैं। एन इमेजिनेटिव एंड फिक्टिव ऑपरेशन डिजाइन टू प्लीज द फैंसी। एक इमेजिनेटिव एक्ट होता है, फिक्टिशियस भी होता है, फिक्टिव ऑपरेशन होता है, डिजाइन टू प्लीज द फैंसी, ठीक है। प्राइमरी इमेजिनेशन, सेकेंडरी इमेजिनेशन, फैंसी पे मैं एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन अभी मैं आने वाले समय में वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज सबकी एज ए लिटरेरी क्रिटिक बात करूंगा। उसमें फैंसी भी बताऊंगा आपको। क्या फैंसी होता है? काइंड ऑफ मेमोरी,
जो हम इकट्ठी करके लेकर आते हैं और फिर उसको सोच सोच के कुछ एक नया प्रोडक्ट तैयार करते हैं। तो उस हिसाब से मतलब कि ये सिर्फ प्लीज करने के लिए होता है, पोएट्री जो है वो प्लीज करने के लिए होता है, इसमें इसीलिए उसमें विट यूज होती है, जो कि डिससिमिलर थिंग्स में कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज ढूंढ के इमेजिनेशन के थ्रू, फिक्शन के थ्रू कुछ ना कुछ करके उसको सामने लेकर आती है। तो वो पोएट्री है जो कि विट के द्वारा गवर्न की जाती है। अब जजमेंट क्या है? द realm ऑफ फिलोसफी, हाँ जी, जो फिलोसफी है वो गवर्न की जाती है जजमेंट के द्वारा बाय द, क्योंकि फिलोसफी में हर चीज क्लियर होती है। कूल एबिलिटी टू सेपरेट व्हाट डज नॉट बिलोंग टुगेदर। फिलोसफी में तो हम चीजों को क्लियर करने की कोशिश करते हैं ना। अब मैं कोई फिलोसफी देता हूं कि ऐसा नहीं ऐसा होता है, मतलब कि मैं कुछ ना कुछ क्लियर कर रहा हूं, उसमें कोई ना कोई चीज निकाल के मैं सेपरेट कर रहा हूं और सामने रख रहा हूं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हम उन चीजों को सेपरेट करते हैं जो कि एक दूसरे के साथ बिलोंग नहीं करती, मतलब कि हम अलग करते हैं उनको फिलोसफी में। ठीक है, टू डिस्टिंग्विश क्लियरली बिटवीन थिंग्स इन द इंटरेस्ट ऑफ फर्दरिंग नॉलेज। हम डिस्टिंग्विश करते हैं चीजों में, और किस चीज के लिए? ताकि हम अपनी नॉलेज को बढ़ा सकें। तो सिंपल सा मतलब है, विट गवर्न करती है पोएट्री को और जजमेंट गवर्न करता है फिलोसफी को। तो ये बात सारी बोली है जॉन लॉक ने। चलो लॉक कर दिया जाए, आगे चलो। हाँ जी, थोड़ा लंबा लग रहा होगा लेकिन कुछ नहीं है, इजी है, समझाऊंगा। लॉक एम्फसाइजेस दैट जनरल यूनिवर्सल, ये बोलता है कि जनरल और यूनिवर्सल जो है ना वो कोई रियल एग्जिस्टेंस को बिलोंग नहीं करते। हम बोलते हैं ना कि ये चीज बहुत जनरल है, जनरल का मतलब है कि रियल है ना। तो ये कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। दे डू नॉट बिलोंग टू रियल एग्जिस्टेंस और टू थिंग्स देमसेल्व्स, और टू थिंग्स देमसेल्व्स, दे आर इन्वेंशंस ऑफ द ह्यूमन माइंड। ये बोलता है कि जनरल और यूनिवर्सल कुछ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई रियल एग्जिस्टेंस है, ये सिर्फ ह्यूमन माइंड का बनाई हुई एक इन्वेंशन है, एक धारणा है, डिजाइन टू फैसिलिटेट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। ये सिर्फ इसीलिए बनाई गई है ताकि हम वर्ल्ड में जो कुछ हो रहा है उसको समझ सके। सिर्फ समझने के लिए बनाया गया है कि ये जनरल है, ये जनरल सी बात है, ताकि हम उस चीज को समझ सके। लेकिन दिस इज नॉट रियलिटी, दिस इज नॉट द एग्जिस्टेंस ऑफ रियलिटी। ठीक है, इतनी सी बात याद रखो। इनफैक्ट द एसेंसेस ऑफ जनरल एंड स्पीशीज आर नथिंग मोर देन, हाँ जी, तो जनरल और जो स्पीशीज है वो सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, वो कोई कंक्रीट रियलिटी नहीं है। कैसे? एग्जांपल दिया है यहां पे, टू बी अ मैन, एक मैन होना, या फिर मैन की स्पीशीज को बिलोंग करना, एंड टू हैव द राइट टू द नेम, या फिर किसी मैन यानी कि एक नाम, मैन बोले तो एक नाम को बिलोंग करना, एक ही बात है। ठीक है, एक मर्द होना और एक मर्द की स्पीशीज को बिलोंग करना और एक मर्द का नाम होना एक ही बात है, ये कह रहा है जॉन लॉक। ठीक है, इतनी सी बात लॉक कर दी। ठीक है, द एसेंस ऑफ एनी जनरल आइडिया सच एज मैन, ठीक है, इज नॉट फाउंड इन द वर्ल्ड। कि भाई किसी भी जनरल आइडिया का एसेंस जो है वो इस दुनिया में नहीं पाया जाता। इट इज प्योरली वर्बल एसेंस। वर्बल बोले तो हमने सिर्फ इस एसेंस को एक नाम दे दिया है मैन और उसको बना दिया जनरल। हालांकि उसका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन सिर्फ समझने के लिए, दुनिया के तौर तरीके को समझने के लिए, मर्द औरत को समझने के लिए, ह्यूमन स्पीशीज को समझने के लिए, हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चीजों को बनाया है। सिर्फ वर्बल एसेंस है। दो लॉक हिंट्स दैट इन फॉर्मिंग एब्स्ट्रैक्ट और जनरल आइडियाज वी आर अटेम्प्टिंग टू फॉलो द सिमिलिट्यूड। जब हम एब्स्ट्रैक्ट और जनरल आइडियाज बना रहे, हम सिर्फ फॉलो कर रहे हैं सिमिलिट्यूड यानी कि सिमिलैरिटी वी अपीयर टू फाइंड अमंग थिंग्स इन नेचर। हम सिर्फ सिमिलैरिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, नेचर में जितनी भी चीजें हैं उनके बीच में सिमिलैरिटीज को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जनरल कुछ नहीं होता है, जनरल कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता, सिर्फ समझने के लिए होता है। He denies, however, that there are in the world any real essences. ये बोलता है कि वर्ल्ड में कोई रियल एसेंसेस है ही नहीं that we can know, जो हम जान सके। In other words, what our minds know is not the world itself, but the ideas we have of it. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है समझने के लिए। ठीक है, कि जो भी हमारा माइंड जो है, what our minds know is not the world itself. जो भी हमारा माइंड जानता है ना वर्ल्ड के बारे में, एक्चुअली वो वर्ल्ड वैसा है ही नहीं, but the ideas we have of it. What our minds know is not the world itself, but the ideas we have of it. हमारे मन में सिर्फ आइडियाज है वर्ल्ड के बारे में, जो वर्ल्ड रियलिटी में है वो तो हम जानते ही नहीं। मैं आपको बताऊं, हमारे ब्रह्मांड में इतने सारे ग्रह हैं,
इतनी सारी गैलेक्सीज है, इतनी सारी यूनिवर्सेस है, मल्टीवर्स है कि मतलब जिसका कोई अंत ही नहीं है, बट स्टिल वी हैव द आइडिया ऑफ दैट फिनोमिना कि हाँ ऐसा ऐसा है। रियलिटी का हमें पता नहीं है, सिर्फ उसके बारे में जो हमें थोड़े से आइडियाज है वही है हमारे दिमाग में आइडियाज, रियलिटी नहीं है, रियल एसेंस नहीं है। तो ये बात बोल रहा है ये। चलो आगे, लॉक करके रखना सब कुछ क्योंकि ये जॉन लॉक है। ही ऑल्सो मेक्स हिज फेमस डिस्टिंक्शन। हाँ जी, तो रियल और नॉमिनल के बीच में एक डिस्टिंक्शन इसने क्रिएट की है। रियल होता है विच वी कांट नो, जो कि हमने अभी पीछे डिस्कस किया कि रियल तो हम जान ही नहीं पाते, सिर्फ उसके आइडियाज होते हैं। नॉमिनल होता है हमारा परसेप्शन, हमारा नजरिया चीजों को देखने का, ठीक है। रियल एसेंस एंड नॉमिनल एसेंस, ही अर्जेस दैट रियल एसेंस एंड नॉमिनल एसेंस आर द सेम व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल आइडियाज। ये दोनों चीजें सेम है जब हम सिंपल आइडियाज की बात कर रहे हैं, एंड मोड्स, बट दे आर डिफरेंट इन सब्सटेंसेस। जब हम सब्सटेंसेस की बात करते हैं, फिजिकल चीजों की बात करते हैं, तो ये दोनों चीजें अलग हो जाती है। इतना सा याद रखना है बस कि रियल और नॉमिनल में, ठीक है, विट एंड जजमेंट में, टेबुला रासा और थोड़ा बहुत जो ये एसेंस है और आपका यूनिवर्सल जो चीजें हैं, इसके बारे में जॉन लॉक ने बात की है। हाँ जी, इसका एक चैप्टर है ऑफ द इम्परफेक्शन ऑफ वर्ड्स। लॉक सजेस्ट दैट लैंग्वेज इज यूज प्राइमरली फॉर टू पर्पसेस। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा तो मैं लेकर आया। ये क्या कहता है कि लैंग्वेज जो यूज की जाती है सिर्फ दो पर्पसेस के लिए यूज की जाती है। वो पर्पसेस है, पहला पर्पस है फॉर रिकॉर्डिंग आवर ओन थॉट, अब हमारे अपने थॉट्स को रिकॉर्ड करने के लिए, एंड फॉर कम्युनिकेटिंग दीज थॉट्स टू अदर्स। पहली चीज अपने थॉट्स को इकट्ठा करने के लिए, दूसरी चीज अपने थॉट्स को लोगों में बांटने के लिए, यानी कि कम्युनिकेट करने के लिए हम लैंग्वेज का यूज करते हैं। सिर्फ दो प्राइमरीली यही पर्पस है लैंग्वेज के, ठीक है। ये बात बोली जॉन लॉक ने। ही ऑल्सो डिफाइंस लैंग्वेज एज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज। ऑब्वियसली लैंग्वेज पता होगी तो ही तो नॉलेज मिलेगी ना, तो ये नॉलेज को पाने का सिर्फ एक माध्यम है, एक टूल है, इंस्ट्रूमेंट। खल्लास, लेक्चर खत्म। इफ यू वांट माय नोट्स ऑन लिटरेरी थियरी, क्रिटिसिज्म, कल्चर स्टडीज, एक मेजर वर्क्स की लिस्ट है विद पब्लिशिंग ईयर्स, वो सारा आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको सब कुछ वहां पे डिस्क्रिप्शन वगैरह पढ़ लेना, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे पेमेंट करनी है, सब आपको पता चल जाएगा, है ना। और मेल आईडी भी दी होगी। आप टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते थे, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते तो भी दाना मल्टीटास्कर मेरा यूजर नेम है, आप मुझे वहां पे फॉलो कर सकते हो। अगर बिना फॉलो किए मैसेज करोगे तो मैं रिप्लाई नहीं करूंगा, मैंने बोल दिया, ठीक है। तो फिलहाल लेक्चर्स जो बचे हुए लेक्चर्स है, रोमांटिक एज और विक्टोरियन एज के जितने मैथ्यू आर्नल्ड है, टीएस एलियट है, वर्ड्सवर्थ है, कॉलरिज है, कीट्स है, इन सब की मैं एज अ लिटरेरी क्रिटिक इनको मैं डिस्क्राइब करूंगा अपने आने वाले लेक्चर्स में। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, किसी की जान तो किसी की फरियाद रहिए, ठीक है। बाय, नमस्कार।